जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. तो जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा कि यहाँ पर हम चंद्रमा के ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन दैट इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रीच द लूनार साउथ पोलर रीजन इन वन पीस एंड एड्स टू द अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्रीज स्पेस प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर इंडिया क्या बन चुका है, वर्ल्ड की पहली कंट्री बन चुका है जो लूनार के साउथ पोलर पर, मतलब हमारे यहाँ पर क्या हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया 4th नेशन है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से नेशन आपके आ जाते हैं, चाइना, यूएसए और सोवियत यूनियन हम कहेंगे, रशिया नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, सोवियत यूनियन। उसके बाद 4th नंबर पर कौन आ जाता है, हमारा इंडिया आ चुका है, जो कि चंद्रमा पर हमारी क्या हुई है, यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो हमारा जो ये चंद्रयान 3 मिशन था वो सक्सेसफुल रहा। तो आप सभी यहाँ पर टाइमलाइंस देख सकते हैं किस तरीके से, और आज का आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो पूरे न्यूज़पेपर में आपको यहाँ पर ये चंद्रमा के बारे में, जो हमारी चंद्रयान 3 मिशन है, इसके बारे में पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, चंद्रयान 3 लैंडर टचेस डाउन प्रेसाइजली एट 6:03 PM स्पार्किंग सेलिब्रेशन। यहाँ पर 6:03 पर क्या होता है, हमारा जो लैंडर मॉड्यूल है वो चंद्रमा की सतह को यहाँ पे टच करता है। एक्चुअली सबसे बड़ा यहाँ पर जो मतलब हमारे लिए चिंता वाली, जो वरी वाली बात थी, वो यही थी कि वहां पर कैसी हो, हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हम मून की बात करते हैं और हम अगर बात करें अर्थ की, तो वहां का एटमॉस्फेयर और मून का एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर और मून का एटमॉस्फेयर, वहां की जो ह्यूमिडिटी होती है मून की, वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चीजें होती हैं, वो बहुत ज्यादा अलग होती हैं। इसलिए यहाँ पर हम ये इंश्योर कर रहे थे कि हमारी क्या हो, सॉफ्ट लैंडिंग हो मून पर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिसाइसली एट 6:03 PM द लैंडर टचेस द लूनार सरफेस एंड देयर वर यूफोरिक सेलिब्रेशन द मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स एट द इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु एज इंडिया जॉइन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज द यूएस, रशिया एंड चाइना टू अचीव दिस फीट। तो हम यहाँ पर जो एलिट कंट्री की कैटेगरी में एक तरीके से आ चुके हैं कि हम क्या कर चुके हैं, लूनार सरफेस पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अगर हम साउथ रीजन की बात करते हैं, जो मून का साउथ रीजन है, वहां पर इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो अभी तक वहां पर पहुंच पाया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। और बातें यहाँ पर देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो चंद्रयान 3 ये कल के न्यूज़पेपर में था, यहाँ पे कल के न्यूज़पेपर में आप उठाकर देखेंगे, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, आप उसमें यहाँ पर देखेंगे 3 चीजें थी। क्या क्या 3 चीजें थी इसमें, आप देखेंगे हमारा एक जिसको हम कहते हैं प्रज्ञान रोवर, जो आपका रोवर है उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था। ठीक है, हमारा जो लैंडर था जिसने यहाँ पर मून पर लैंड किया, हमने देखा ये क्या है, आपका मून है, और आप लोगों ने यहाँ पे पिक्चर देखी थी, ये है हमारा लैंडर। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, ये है हमारा लैंडर मॉड्यूल। इसी के साथ क्या है, इसके अंदर रोवर है यहाँ पर, और ये हमारा लैंडर मॉड्यूल है। ओके, तो ये और ये थर्ड वाला, ये जो लास्ट वाला है, ये क्या है, हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं आपके, तो आपको इन तीनों पार्ट को याद रखना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, फिर हमारे यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो हमारा होता है वो क्या है, रोवर है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा। ये है हमारा लैंडर का, हमारे क्या नाम है, विक्रम। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। तो ये है हमारा लैंडर, इसके साथ आप देखेंगे ये जो रेड वाला पार्ट है यहाँ से, ये है हमारा रोवर, आपको ये दिख रहा होगा। अभी रोवर क्या करेगा, जहां जो मून का आपका साउथ पोल है ना, मून का जो साउथ पोल है, वहां पर केमिकल टेस्ट, केमिकल रिसर्च करेगा। यहाँ पर वो पता चल रहा है कि जो मून का साउथ पोल है वहां पर थोड़ा हमें कुछ आइस वगैरह से कुछ चीजें हैं, उसका वहां पे पूरा क्या करेगा, आपका चेकिंग रिसर्च वगैरह करेगा। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं। जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, उसका लॉन्च व्हीकल क्या था, LVM-3। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान मिशन 1, चंद्रयान मिशन 2 ये फेल हुआ था, और जो चंद्रयान मिशन 3 है, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसका लॉन्च व्हीकल LVM-3 था। तो ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी है। और हम फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो मिशन होगा हमारा 1 लूनार डे होगा। क्या, 1 लूनार डे मतलब अर्थ के दिनों में हम देखें तो 14 दिन लगेंगे यहाँ के, मतलब हमारे धरती के 14 दिन, और वो मून के किसके इक्वल है, 1 दिन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा वहां का 1 दिन लिया जाएगा और यहाँ के 14 दिन, और पूरी वहां पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने यहाँ पर देखा था 2 मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल था, एक लैंडर मॉड्यूल यहाँ पर था। जो लैंडर मॉड्यूल है वो क्या करके रख रहा है, यहाँ पे रोवर को अकोमोडेट कर रहा है।
मतलब लैंडर के अंदर क्या है आपका, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा लैंडर, ठीक है, और इसी के अंदर हमारा क्या रोवर है। रोवर एक तरीके से आप रोबोट कह सकते हैं। अब ये रोबोट जाएगा और वहां पर पूरा जो रिसर्च है वो सारी चीजें यहाँ पर करके वापस आएगा। ओके, आई होप आपको अभी ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। सो आज हमने स्टार्टिंग करी हमारे इस चंद्रयान 3 मिशन से। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड टुडे इज 24th August 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और भी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है हमें यहाँ पर कवर करनी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस। हमारा कल का क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, आप देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं। पैसिफिक ओशन आपका बहुत बड़ा ओशन है, आप सभी को पता है, ठीक है। वहां पर हमें क्या करना है, कुछ आइलैंड नेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं, आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। नॉर्थ से साउथ ये ऑर्डर होना चाहिए हमारा, और ये जितने भी आपके आइलैंड्स दिए गए हैं इन्हें हमें अरेंज करना है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन क्या क्या है, वोल्केनो आइलैंड, बोनी आइलैंड, कमचाटका पेनिनसुला एंड कुरिल आइलैंड। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग वीडियो को पहले पॉज करें, देन कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को आ रहा है फिर भी करिए, नहीं आ रहा है फिर भी करिए, एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए, यहाँ पर पार्टिसिपेट तो करिए, आपको कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। ओके, तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसी पैसिफिक ओशन की, और हमें इन आइलैंड्स को क्या करना है, अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इस मैप को देखिए, आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर होगा। ये है हमारा आर्टिक ओशन। ये अगर आप ये ग्लोब देखेंगे, ये मान लीजिए ये है हमारा ग्लोब, अगर आप इसका ऊपर वाला ये रीजन देखेंगे, ठीक है, तो ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल और ये हुआ हमारा साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल से ये है हमारी लाइंस होती हैं, ठीक है, ये क्या है हमारी लाइंस हैं, इनको क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड और ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला जो रीजन है, हम अगर इसको ऊपर वाला व्यू लेकर देख चलते हैं तो यहाँ पर आपका आता है आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन से आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कामचटका पेनिनसुला यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो आप सभी को इससे समझ में आ रहा होगा कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, यहाँ पर थर्ड वाला जो आपका आ जाता है, कौन सा है, थर्ड वाला यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे गए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये हमने यहाँ पर देखा था रशिया में, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये पेनिनसुला, कामचटका पेनिनसुला। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको कुरिल आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलता है, कुरिल आइलैंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सेकंड नंबर पे क्या होगा हमारा 4, तो 3 और 2, ये तो हमारा ऑर्डर हो गया 3 and 2, ओके, सॉरी 3 and 4, आई एम रियली सॉरी, ये हुआ क्या हमारा 3 and 4। उसके बाद देखिए अब हमारे पास दो बचते हैं, एक हुआ हमारा वोल्केनो आइलैंड्स एंड दूसरा हुआ हमारा बोनी आइलैंड्स। अब आप फिर से मैप देखिए, आपको थोड़ा क्लियर होगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला मैप देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। इस मैप में आप देखेंगे ये है हमारा जापान, ये आपको जापान दिख रहा होगा। जापान में आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको दिख रहा होगा बोनी आइलैंड्स, ये वाला जो आप पार्ट देखेंगे यहाँ पे ये बोनी तराइन है और यहाँ पे बोनी आइलैंड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप सभी को यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा, देखिए जापान हमारा ये है, ठीक है, ये सी ऑफ जापान, ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पर है। मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा, ये हमारा सी ऑफ जापान है, ये हमारा जापान है, यहीं पर हमने देखा था क्या बोनी आइलैंड है। उसके बाद हमें जो वोल्केनो का ग्रुप है, वोल्केनो आइलैंड्स का ग्रुप है, ये हमें इसके नीचे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या बनता है 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन ए 3 4 2 1। ओके, आई होप आपको मैथ में यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। ये वाला जो पेनिनसुला ये रशिया का पार्ट है, यहाँ से फिर हम नीचे जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर बोनी आइलैंड दिखा और उसके बाद यहाँ पे वोल्केनो आइलैंड्स का ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया। फिर से ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है हम किसकी बात कर रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी की। नाउ द टाउन गंतकशाला, कुद्रा एंड चौल वर वेल नोन एज। यहाँ पर कुछ टाउन्स की बात की गई है,
कदुरा एंड चाउल्स की बात की गई, यहाँ पर वो किस लिए फेमस थे, गुप्ता डायनेस्टी में ये टाउन्स किस लिए फेमस थे, ये हमें बताना है। आप लोगों के पास ऑप्शन क्या क्या है, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड्स, कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम, प्लेसेस ऑफ एक्जिक्यूसाइड, स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। तो क्या ये फॉरेन जो ट्रेड होता था उसका पोर्ट था, वहां पे जो फॉरेन ट्रेड्स का हैंडल करने का ये ट्रेड था, क्या यहाँ पर पावरफुल किंगडम्स का कैपिटल थे ये टाउन्स, है ना, बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स है, तो क्या ये उनका कैपिटल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको ये कह रहा है कि यहाँ पर जो स्टोन आर्ट होता है, आपका आर्किटेक्चर होता है, उसका एक बहुत ही विशाल प्लेस था। क्या ये जो हम जिन बात कर रहे हैं टाउन्स की, लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो कहता है कि जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, तो ये क्या बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर की इंपॉर्टेंट साइट्स थी या नहीं थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे। सभी को कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करना है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पामीर नोट इज द जंक्शन ऑफ 5 माउंटेन रेंजेस। सॉरी, यहाँ पे स्पेस आपका आ गया। हम यहाँ पे बात करें पामीर नोट, आप लोगों ने पामीर नोट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये क्या है, 5 माउंटेन रेंजेस का जंक्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट वन ऑफ द देम, यहाँ पर किसका वो है, 5 का है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ माउंटेन्स के नेम दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से माउंटेन, या एक भी हो सकता है और वो 2 भी हो सकता है, कौन से माउंटेन्स हैं जो ये 5 माउंटेन रेंजेस का पार्ट नहीं है। पामीर नोट में जैसे कि मान लीजिए ये है आपका पामीर नोट, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका 5 माउंटेन रेंजेस आपकी, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरीके से 5 माउंटेन रेंजेस यहाँ पर एक साथ मिलती हैं, तब जाके ये पामीर नोट यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये आपका पामीर नोट बना। लेकिन इसमें से ये कहा जा रहा है, आपके पास ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्होंने कहा इस ऑप्शन में आप हमें ये देखकर बताइए कि जो पामीर नोट बन रहा है इसमें से कौन सा जो माउंटेन है इस 5 माउंटेन्स का यहाँ पे पार्ट नहीं है। ओके, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, कुलन माउंटेन्स, ज़ीग्रोस माउंटेन, काराकोरम माउंटेन, तीर्थार माउंटेन्स, हिंदू कुश माउंटेन। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा आर्टिकल है सबसे पहले, नीडेड अ वेल क्राफ्टेड सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर ऑल। यहाँ पर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, पहले आप सभी ये बताएंगे, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी। कमेंट सेक्शन में एक डेफिनेशन आप क्या समझ में आता है आपको सोशल सिक्योरिटी से, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। अगर देखिए हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, सोशल का मतलब हो जाता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं हमें जीने के लिए, हम बात करते हैं किसकी, देखिए बेसिक नीड्स की अगर बात करें तो उसमें हमारा क्या आ जाता है, घर, कपड़ा और मकान। हमारे पास घर होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, क्लोथ्स होने चाहिए, और खाने के लिए एक टाइम का खाना होना चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड्स हो जाती हैं। उसके अलावा भी हमारी कुछ नीड्स होती हैं। सबसे बड़ी हम यहाँ पे सोशल और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सोशल की बात करते हैं, इसमें हमारा हेल्थ आ जाता है। हेल्थ क्या है, अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हम खाना कहाँ से खा पाएंगे, हमारा जो एक रोटी कपड़ा मकान, ये जो हमारी बेसिक नीड्स है उसको हम फुलफिल कैसे करेंगे। तो हेल्थ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी लाइफ का, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, हेल्थ के साथ हमारी क्या आ जाती है, आपकी सोशल सिक्योरिटी में आपका एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोशल लाइफ में, ठीक है। तो हेल्थ, एजुकेशन, मैं अभी इन सिर्फ बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको उठाकर यहाँ पर चल रही हूँ कि सोशल सिक्योरिटी आपकी यहाँ पर क्या होती है। अब इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि नीडेड अ वेल क्राफ्टेड सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर ऑल। हमें एक वेल क्राफ्टेड सोशल सिक्योरिटी चाहिए जो सभी के लिए हो। अब सभी के लिए इसमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सभी को यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इसमें आप सभी ने बात की होगी, जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में आपके 2 सेक्टर हो जाते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, अब इसके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है, जैसे कि हम मान लीजिए इसमें गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में हमें यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर होता है, हर तरीके की सिक्योरिटी होती है। अगर आप यहाँ पर 3-4 महीने के लिए बीमार पड़ गए या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आप जो अपनी जॉब पर यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि हाँ, अगर आप जब ठीक हो गए तो आप फिर से अपने काम में लौट सकते हैं और आपको उतने दिन का आपने काम नहीं किया है बट फिर भी आपको स्टिल वहाँ पर वेजेस दिए जाते हैं और अलग से
यहाँ पर जो अदर सोशल सिक्योरिटी होती है, जो आपका पूरा दवाई का खर्चा होता है, हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो तो हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका उससे कटता है, हेल्थ का जो पूरा इंश्योरेंस होता है, मतलब जो पैसा होता है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, फॉर्मल सेक्टर होता है, आपका उसमें पीएफ प्रोविडेंट जो फंड होता है वो कट होता है, जो क्या करता है लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एज अ पेंशन वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो एक तरीके से क्या होता है वो हमारा सिक्योरिटी होता है। तो फॉर्मल सेक्टर में कहीं ना कहीं हमें सिक्योरिटी मिलती है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर यहाँ पर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करते हैं और जो आपकी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, इसमें आप प्राइवेट कंपनीज ले लीजिए। यहाँ पर जो हम बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो हमारे काम किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो जाते हैं। थर्ड हम बात करते हैं इसमें जो गिग वर्कर्स होते हैं, आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं किसको, इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। तो इन सेक्टर में जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर होता है वहां पर सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। स्पेशली आप बात करें यहाँ पे गिग वर्कर्स की। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है। गिग वर्कर्स ऐसे होते हैं वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर ओला का, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जोमेटो का। तो उसमें कितने सारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर काम करते हैं और मल्टीपल कंपनीज के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस तरीके से इनका यहाँ पर काम चलता है। बट इसके कुछ जैसे उनको फायदे होते हैं कि उनको बहुत टाइम तक एंगेज नहीं होना पड़ता है। उस टाइम पर उनको मतलब कि टाइम दे दिया कि आपको ये काम करना है, अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कब कंप्लीट करके देते हैं। तो ये हो जाता है एक तरीके से फायदा हो गया, उनको बेनिफिट हो गया। बट इसके नुकसान भी हैं, लॉसेस भी हैं। क्या लॉस है कि उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी जो होता है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर किसी वर्कर का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे यहाँ पर कौन सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? उसका हेल्थ का जो खर्चा है पूरा जो है वो कौन, हॉस्पिटल का जो पूरा खर्चा वो कौन देगा, है ना। तो ये सारी चीजें, इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें एक वेल क्राफ्टेड सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है जिससे हम क्या कर सकें, ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंगेज पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ इंगेज है, आपकी इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज है। तो अब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। तो आप देखेंगे कि इन इफेक्ट दिस मीन्स दैट सच एम्प्लॉय हैव नो एक्सेस टू प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आपकी रिपोर्ट आई है किसके द्वारा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2021 एंड 22। उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपकी वर्क फोर्स है, बात करें 53% जो वर्क फोर्स है उनको यहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती है ना। और वो जो सोशल सिक्योरिटी आपकी होती है, जैसे कि हम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। आफ्टर यहाँ पे कंक्लूजन में ये कहा जा रहा है कि 1.9% ऑफ द पूरेस्ट 20% क्विंटाइल इन इंडिया वर्क फोर्स हैज एक्सेस टू एनी बेनिफिट्स। ओके, नाउ गिग वर्कर्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.3% ऑफ इंडियाज एक्टिव लेबर फोर्स रियली हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे गिग वर्कर्स में 1.3% ऑफ आपके अभी एक्टिव लेबर्स हैं जिनको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब इंडिया में स्पेशली जो सोशल सिक्योरिटी वाला जो एम्बिट है, ये जो पॉइंट है, उसको बहुत ही बड़े लेवल पर इग्नोर किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की, यहाँ पे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की बात करते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करते हैं NSAP की, और ये बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, बट वो स्कीम्स अच्छे से यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि हमें एक स्टेप लेने की जरूरत है, या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उन्हें और ज्यादा बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, उनका जो कवरेज है उसको एक्सपेंड करना होगा, ताकि हम क्या कर सके, इन सेक्टर में जो वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, डिप्लॉय है, उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर चुके हैं उन्हें, क्योंकि एक बहुत ही बड़े लेवल का अटेंशन की जरूरत है। स्पेशली यहाँ पे फीमेल्स भी क्या होते हैं, कई बार एंगेज होती हैं, जो हम फ्रीलांसिंग आप लोगों ने यहाँ पे सुना ही होगा, है ना, माइग्रेंट वर्कर्स स्पेशली। तो क्या होता है, जैसे कि स्पेशली वुमेन सबसे ज्यादा सफर करती हैं। कैसे सफर करती हैं, मैटरनिटी आप बात करते हैं, जब प्रेगनेंसी के टाइम पर उन्हें यहाँ पे अगर छुट्टी मिल जाती है ना, छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जब वो काम पर रिटर्न होती हैं तो उनको जितने दिन के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी, सारी चीजें ली थी, है ना, और तो उसको पैसा नहीं मिलता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि इशू है हमारे सामने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के चलते आप देखेंगे, इट वॉज हैपनिंग टू सी द गवर्नमेंट पुश्ड फॉर अ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। आप देख रहे होंगे कि
इंडिया में यहाँ पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को भी 2020 में लेकर आया गया था, जिसमें यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क था जिसमें हमने सोशल सिक्योरिटी फॉर अर्बन एंड रूरल पुअर जो है उनके लिए इनेबल किया था। इसमें यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग इंडस्ट्री और इनफॉर्मल सेक्टर में जितने भी वर्कर्स थे उनको इंक्लूड किया गया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस की और मैटरनिटी और हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे थे। बट फिर भी हम इसको जो एक ये जो और ओल्ड एज प्रोटेक्शन की जो हम बात करते हैं कि मतलब हमने जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन आफ्टर जॉब यहाँ पे जो पेंशन, इनफॉर्मल सेक्टर में तो हमें पेंशन भी नहीं मिलती है। तो ये जो एक तरीके से क्या होता है, ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनका बर्डन बढ़ता जाता है। और आप सभी को पता है हम इंसान को तब तक अपने साथ रखते हैं जब तक हमसे उससे कुछ बेनिफिट मिलता है, सभी को ये पता है। हमारे फिर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं इथिक्स की, वैल्यूज की, लेकिन जब एक चीज एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि वहां पर हमारे जो वैल्यूज होते हैं, मॉरल्स होते हैं, इथिक्स होते हैं, हम उनको भी भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे जो आपका ओल्ड एज होम होता है वहां पे कितने ज्यादा नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पर उनको क्या किया जाए, एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ब्राजील का इसमें एग्जांपल लिया गया है कि ब्राजील में क्या किया गया है, एक फंड को क्रिएट किया गया है गिग वर्कर्स के लिए। उसमें क्या होता है, गिग वर्कर्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो मान लीजिए वो जो कंट्रीब्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल जब भी उन्हें जरूरत होती है तो वो उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया में भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो फंड है उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर कैग की अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे फंड्स हैं इस तरीके के क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि हम सेस चार्ज बोलते हैं, है ना, सेस टैक्स लिया जाता है, फिर सेस चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन ये जो चार्जेस, ये जो फंड यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, इसका जहां पर यूज करना चाहिए वहां पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो एक ये सबसे बड़ी आप देखेंगे, इन जुलाई 2022 द कैग आइडेंटिफाइड दैट सेस कलेक्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू कंस्ट्रक्शन वर्कर इन दिल्ली वॉज पुअरली यूटिलाइज। तो यहाँ पर 2022 की रिपोर्ट है, कैग ने ये आइडेंटिफाई किया कि जो सेस कलेक्ट किया गया था किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में दिल्ली में, उसे पुअरली यहाँ पे क्या किया गया, यूज किया गया है। 94% जो मनी उसको यूज ही नहीं किया गया है। तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो हम ये फंड ले रहे हैं, मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जिस पर्पज के लिए कर रहे हैं उसका वहां पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो। ओके, मूव करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द यूके इंडिया रिलेशनशिप इज अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर यूके और इंडिया की रिलेशनशिप की बात की जा रही है। इस आर्टिकल में आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है कि किस तरीके से यूके और जो आपका इंडिया है उनके रिलेशन अभी भी स्ट्रांग है। हमारे यहाँ पर यूके ने कितना $34 बिलियन इंडियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आपका क्या क्या इन्वेस्ट किया है। हमारे हम बात करते हैं कि यूके बेस्ड जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत अच्छी जॉब्स क्रिएट कर रही हैं और हमारी ग्रोथ को यहाँ पर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। देयर आर 618 यूके कंपनीज इन इंडिया विद कंबाइंड टर्नओवर ऑफ अराउंड $50 बिलियन, एम्प्लॉइंग अबाउट 4,66,640 पीपल डायरेक्टली एज ऑफ 2021। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं यूके की, मतलब 618 कंपनीज हैं यूके की इंडिया में, जो कि क्या कर रही हैं, उनका जो टर्नओवर है कितना है, पूरा उनका जो टर्नओवर कंबाइन करे तो $50 बिलियन का है। कितना, $50 बिलियन का है। और डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो हमारे रिलेशनशिप अभी भी अच्छे हैं और हमारा अभी का एम्बिशन ये है कि हम क्या करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ हमारा साइन हो, जिससे हमारी जो पार्टनरशिप है और ज्यादा यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ओके, तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इवन आप बात करते हैं हमारे रिलेशनशिप की, तो सिर्फ यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट वाली नहीं है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, यहाँ पर पब्लिक जो है उस बेसिस पर हमारे एंगेजमेंट भी यहाँ पर पीपल टू पीपल टाई है, वो भी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। जैसे इसमें आपने देखा होगा कभी खुशी कभी गम, आप लोगों ने इस मूवी के बारे में सुना होगा। तो इसमें यूके की जो हमारी बहुत ही फेमस मूवी है, आप सभी को पता है, हिट मूवी है कभी खुशी कभी गम। तो इसके बहुत सारे जो शॉट्स हैं वो लंदन, सेंट पॉल कैथेड्रल और बेलियम प्लेसेस पर इसकी हुई है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारी मूवी आ जाती है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसकी जो स्कॉटलैंड में इसकी जो कुछ फिल्मिंग की गई थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ना, कि इंडिया के जो रिलेशन है यूके के साथ और ज्यादा यहाँ पर क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे यूके फ्रॉम एजुकेशन थ्रू टू द वर्क प्लेस विद इंडियन स्टूडेंट मेकिंग अप वन ऑफ द यूके लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ पर यूके में आप देखेंगे इंडिया की बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके में पढ़ने के लिए जाते हैं,
तो एक तरीके से यूके में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप में, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप का जो यूके का पार्ट है, उसमें इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा यहाँ पर क्या है, हमें रोल देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कैन एआई बी एथिकल और मॉरल। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एथिक्स और मॉरल्स की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है इस आर्टिकल में, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका एथिकल और मॉरल हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि आज के टाइम पर हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें यूज कहीं ना कहीं करना ही होगा और हम करेंगे ही। हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि एथिकल और मॉरल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए इसी चैट जीपीटी का, ठीक है। इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन पूछा, इसको हमने कोई टास्क दिया, तो वो उस टास्क को अपने मशीन के बेसिस पे, जो हमने कमांड दिया उसे, जो एल्गोरिथम हमने यूज किया, उस बेसिस पर ये काम करेगा। और फॉर एग्जांपल हमने किसी ह्यूमन बींग्स को, यहाँ पर कोई XYZ पर्सन है, इसको हमने कोई टास्क दिया, तो उसकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसमें जो मॉरल्स हैं, वो जो वैल्यूज हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। मैंने बोला कि ये जो ABC पर्सन है, इसको यहाँ पे क्या करना है, किल करना है। तो चैट जीपीटी मान लीजिए कोई रोबोट है, कोई पर्सन है, उसने क्या किया, डायरेक्टली इसको किल कर दिया। बट ये जो XYZ पर्सन है, ये क्या है, आपका एक ह्यूमन बीइंग है। इसके कुछ मॉरल्स आ जाएंगे, वैल्यूज आ जाएंगे। वो पहले सोचेगा, पहले मैं पूरा एक्सेस करता हूँ कि इसने किया क्या है, इसके क्या क्या वो है, ठीक है। मैं इसको शायद एक और चांस दे दूँ, तो शायद ये जो पर्सन, इसने कोई क्राइम किया है तो ये इंप्रूव कर जाए उसमें, है ना। तो हमारे कुछ यहाँ पे मॉरल्स, वैल्यूज आ जाते हैं, हमारे एथिक्स भी हर तरीके से कुछ कहीं ना कहीं हमारे काम में आ ही जाते हैं। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब हम गवर्नेंस में यूज करते हैं, तो गवर्नेंस में क्या होता है, कहीं वो बायस तो नहीं हो जाएगा। जो एथिक्स और मॉरल्स की हम बात करते हैं, तो ये रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या नहीं रहेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एथिकल चैलेंज है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो एक फिलोसफर है, आप सभी को पता होगा यहाँ पे इमैनुअल कांत के बारे में। तो इमैनुअल कांट्स एथिकल फिलॉसफी एम्फेसिस ऑटोनॉमी, रैशनैलिटी एंड मॉरल ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल्स। उनकी ये जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए और मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए इंडिविजुअल्स की। ओके, तो ये क्या है, हमारी एथिकल फिलॉसफी है। तो अप्लाइंग कांटियन एथिक्स टू यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग विद इन गवर्नेंस कुड लीड टू सीरियस कंसर्न। तो अगर हम यहाँ पर गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, तो यह हमारे लिए क्या हो सकता है, एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल मॉरल एजेंडास की हम बात करते हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो एजेंट है वो मोरल हो सकता है या नहीं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या कंसर्न वाला इशू आ जाता है। इसमें और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम मशीन को ह्यूमन बीइंग की तरह वो काम करें, है ना। मशीन को हमने क्या करें, एक तरीके से इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी, जिसके थ्रू वो क्या कर से, जो हम उसे एल्गोरिथम प्रोवाइड कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, वो उसको कंप्लीट करें। अब इसके कुछ हमने फायदे भी देखे थे, प्रॉन्स देखे थे, और आपके कुछ यहाँ पे कॉन्स भी आ जाते हैं, मतलब कि लॉसेस भी आ जाते हैं। हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या क्या फायदे, एडवांटेजेस आपके हो सकते हैं यहाँ पर। ये हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प कर सकता है। 24/7 ये सर्विलेंस प्रोवाइड कर सकता है, जो डिसीज़ है उसको यहाँ पे डायग्नोस कर सकता है। एजुकेशन सेक्टर में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हम गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें ये हमारी हेल्प कर सकता है। जो आपका डेटा होता है, देखिए हमारे पास पूरा डेटा होगा, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू तुरंत ही एक क्लिक में ही आपको पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। डेटा सामने आ गया तो उस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो इसके हमारे फायदे बहुत सारे हैं। हर सेक्टर में आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं फायदे देखने को मिलेंगे, बट इसके हमारे नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, पहला डिसएडवांटेज आपका साइबर सिक्योरिटी का है। हमारा जो सिक्योरिटी वाला इशू है, क्योंकि सभी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू आ जाता है। थर्ड हम बात करते हैं, जो हम डीप फेक्स की बात करते हैं, डीप फेक्स जो हुआ, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा स्प्रेड होगा। तो ये हमने नुकसान की बात कर ली। ओके, तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर जो हम अनप्रिडिक्टेबल अनक्लियर एथिकल सिनेरियो है, उसे हम कैसे हम एथिकली बाउंडेड करें, ये हमारे लिए थोड़ा सा टास्क हो सकता है। और यहाँ पर क्या मशीन ह्यूमंस की तरह सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन कर पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी। इसलिए हमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत है, प्रेडिक्शन की जरूरत है कि मशीन का एक्चुअली काम क्या होता है कि वो प्रेडिक्ट करें चीजों को, है ना। तो वो क्या, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह डिसीजन मेकिंग कर सकती है ये नहीं। इसके लिए हमें यहाँ पे ये इंश्योर करना होगा, हमें इस तरीके के क्योंकि देखिए क्या होता है,
गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कोई कमांड दिया कि फॉर एग्जांपल आपको ये पर्टिकुलर टास्क दिया जा रहा है, इसे कंप्लीट करिए। अब उस टास्क को कंप्लीट करवाने में भी एक पर्सन होगा, उसने कुछ एल्गोरिथम दिया, चीजें लिखी, और मान लीजिए उसमें कहीं उससे थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई, जरा से भी मिस्टेक हो गई, तो जो पूरा एल्गोरिथम होता है वो मतलब जो आपका टास्क होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं गलत काम भी कर सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इस पर आप सजा किसको, पनिश किसको करेंगे, मशीन को करेंगे या फिर जिस पर्सन ने यहाँ पे एल्गोरिथम जो कमांड दी है उसको करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा इशू हमारे सामने बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इम्प्लीमेंटिंग अ कार सेफ्टी प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम कार सेफ्टी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एयर कंडीशनर खरीदते हैं, फैन खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदते हैं घर में, उसमें स्टार्स होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, है ना। तो यहाँ पर पहले हम क्या देखते हैं, स्टार देखते हैं। अगर जितने ज्यादा स्टार हो, उसकी रेटिंग जितनी अच्छी होती है, उस बेसिस पर हमें पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कम नुकसानदायक होगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका स्टार वाला रेटिंग वाला जो प्रोग्राम है, हम कार सेफ्टी में भी लेकर आ रहे हैं। किस में लेकर आ रहे हैं, कार में लेकर आ रहे हैं। हम जितने भी कार्स हैं उन्हें क्या करेंगे, रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम जो कार सेफ्टी है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो हम क्या लेकर आने वाले हैं, तो द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैड रोल्ड आउट एन इंडिजीनियस स्टार रेटिंग सिस्टम। ये हमारा क्या है, इंडिजीनियस स्टार रेटिंग सिस्टम है फॉर क्रैश टेस्टिंग कार, अंडर विच व्हीकल विल बी असाइंड बिटवीन 1 to 5 स्टार्स इंडिकेटिंग देयर सेफ्टी इन अ कोलिजन। तो अगर जैसे मान लीजिए कि ये 3 कार आपको दिख रही होंगी, एक साथ कोलाइड हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या क्या सेफ्टी फीचर है कार में, यहाँ पर कितना नुकसान हो रहा है, कितना यहाँ पर मतलब बचाव हो रहा है, उस बेसिस पर कार को जितने भी कंपनीज हैं, कंपनीज की कार है, उन्हें रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो हमारा नया जो सिस्टम आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, NCAP, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इसे कहा जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो बस अभी इसमें आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। द टेस्टिंग प्रोटोकॉल अडॉप्ट ऑफ भारत NCAP आर मॉडल ऑन द ग्लोबल NCAP विच इज अ प्रोजेक्ट ऑफ अ UK बेस्ड NGO टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन। ये जो हमने सिस्टम मतलब कि जो ये प्रोटोकॉल टेस्टिंग वाला है, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, आपका भारत NCAP जो है, उस ये जो मॉडल है हमने ग्लोबल NCAP, ये UK बेस्ड NGO का एक प्रोजेक्ट था, जीरो फंड, ये आपका फाउंडेशन था, जिसके थ्रू हमने ये सिस्टम को अडॉप्ट किया है। हम भारत, इसमें टेस्टिंग भी की गई थी बहुत सारा। ये जो एनजीओ है उन्होंने सेफर कार इंडियन कैंपेन 2014 में इसको लॉन्च किया था। ये जिस हम एनजीओ की बात कर रहे हैं, तो इस एनजीओ ने क्या किया था, 2014 में एक सेफर कार इंडियन कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया था। इसमें हमें देखेंगे तो कंट्रीज फर्स्ट इंडिपेंडेंट कार क्रैश टेस्ट कवरिंग द सुजुकी मारुति। इसमें कौन कौन सी मतलब की कार थी आपकी, सुजुकी मारुति अल्टो 800, टाटा नैनो, फोर्ड फिगो, हुंडई i10 एंड वॉक्सवैगन पोलो। इसमें यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी और इन सारी कार्स को 0 स्टार प्रोवाइड हुए थे। आप सभी सोच सकते हैं 0 स्टार। बस यहाँ पर जो आपका हम बात कर रहे हैं किसकी, टाटा है ना, टाटा इंडिया की जो फर्स्ट कार थी, जो उनके मैन्युफैक्चर कंपनी थे, उनको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर मार्केट है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि कौन सी कार हमारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर सेफ है। तो रेटिंग के थ्रू यहाँ पर ये पता चल सकता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंडिया वेलकम्स कंसेंस बेस्ड अप्रोच टू एक्सपेंड ब्रिस्क PM। यहाँ पर आप सभी को पता है कल ब्रिस्क समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें हमारी जो 5 कंट्रीज हैं, ब्रिस्क क्या क्या है आपका, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये आप सभी को पता है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे 15th ब्रिस्क समिट हुई थी। कहां पर ऑर्गेनाइज हुई, आपकी साउथ अफ्रीकन सिटी में। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें इंडिया ने कहा है कि हम वेलकम करते हैं कंसेंसस बेस्ड अप्रोच ऑफ एक्सपेंड ब्रिस्क। आप सभी को पता है जो ब्रिस्क है हमारा और SCO है, ये एक तरीके से जो प्लेटफॉर्म है किसके अगेंस्ट में है, G7, G20, आपका जो क्वाड है, जो US बेस्ड जितने भी अलायंस है उनके अगेंस्ट में है। अगेंस्ट मतलब एक तरीके से यहाँ पर वेस्ट को काउंटर करने के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस रीजन में यहाँ पर ब्रिस्क और SCO जैसे समिट हमारे दिखाई, मतलब कि जो मतलब ग्रुप है वो हमें दिखाई देते हैं। इंडिया क्या है, दोनों ग्रुप्स का पार्ट है। तो इंडिया के लिए में थोड़ा सा यहाँ पर डायलेमा हो जाता है कि वो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए। यहाँ पर अगर हम इन ग्रुप्स की बात करते हैं, G7 की बात करते हैं, तो G7 क्या है आपका, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वर्ल्ड की,
वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है, और वो हमेशा किसके अगेंस्ट में रहती है? आपकी रशिया, एंटी रशिया। यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट तो आप यहाँ पर ये देखेंगे किसके अगेंस्ट में? एंटी रशिया यहाँ पर उनका रहता है। इसी तरीके से हम ब्रिक्स की बात करते हैं, एससीओ की बात करते हैं, तो ये भी क्या है? एक तरीके से एंटी वेस्ट, मतलब कि वेस्ट की तरफ, वेस्ट को कैसे काउंटर किया जाए, वेस्ट का जो ये एक तरीके से दबदबा है सारी कंट्रीज के ऊपर में, उसे कैसे यहाँ पर खत्म किया जाए, ये हमारा टारगेट रहता है। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स की बात करते हैं, तो हम इंडिया ने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो क्या करना चाहती हैं? ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है उसको अप्रोच करना चाहती हैं, उसका मेंबर बनना चाहती हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि हम यहाँ पर कंसेंसस बेस्ड पर, अगर यहाँ पर आप लोग उस चीज से सहमत हैं तो इस अप्रोच को हम क्या करते हैं? वेलकम करते हैं। और ब्रिक्स का जो समिट है, मतलब कि जो उसका एम्बिट है, उसको इंक्रीज करने की, एक्सपेंड करने की बात की गई है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। लेकिन इंडिया के लिए हमेशा एक डायलेमा बना रहता है। कैसा डायलेमा? क्योंकि इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के जो रिलेशन है वो इन कंट्रीज के साथ भी अच्छे हैं और इन कंट्रीज के साथ भी अच्छे हैं। अगर इंडिया ज्यादा यहाँ पर इसका झुकाव रहता है तो हमारा जो रिलेशन है, जो ब्रिक्स है, एससीओ है, हम जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ का हमें क्या करना है? वॉइस बनना है। तो यहाँ पर आपका कौन सामने निकल कर आ जाता है? चाइना सामने निकल कर आ जाता है। तो चाइना हमारे लिए क्या है? एक तरीके से यूएस से ज्यादा हम देखें तो चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? आपका इश्यू बना हुआ है। चाइना हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, हमें एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें चाइना को एक तरीके से क्या करना है? पीछे करना है। उसकी जो इकोनॉमी है और ज्यादा यहाँ पे क्या हो रही है? स्ट्रांग हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर ज्यादा क्वाड की तरफ, G7 की तरफ, G20 की तरफ ज्यादा हमारा झुकाव रहता है तो हम इन समिट में ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर पीछे छूट जाएंगे, और यहाँ पर फिर किसका बोलबाला होगा? आपका चाइना का सबसे ज्यादा बोलबाला होगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे अब ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी आप देखेंगे मोदी जी लाइकली टू अटेंड ईस्ट एशिया समिट। यहाँ पर आसियान की मीटिंग्स होने वाली जकार्ता में, उसी के चलते ईस्ट एशिया समिट भी आपकी ये हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके प्रेसिडेंट जो हैं चाइना के, वो यहाँ पर ये उम्मीद किया जा रहा है कि वो ईस्ट एशिया समिट को क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। क्योंकि ये जो समिट होने वाले आपके 6 to 7 सितंबर में है और 9 सितंबर को आपकी क्या है? G20 की समिट है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका ये देखने को मिल रहा था कि शायद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो G20 की समिट तक ना पहुंच पाए, इसलिए ये थोड़ी हम शायद वो ईस्ट एशिया जो समिट थी उसको अटेंड ना कर पाए। तो बट यहाँ पे जो डेट्स हैं वो ऐसी दिखाई दे रही है कि हाँ, वो दोनों समिट, जो आपकी आसियान की जो मीटिंग होने वाली है और G20, दोनों को वो अटेंड कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर आपका जो मून्स नाउ इन इंडियाज ऑर्बिट, तो इस आर्टिकल में मून का ही आपका पूरा जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रपोजेस बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। आप सभी को यहाँ पे पता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन वेडनेसडे यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई है और इसमें ये कहा है कि जो हम उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम जो बोर्ड एग्जाम होते हैं आपके वो ट्वाइस अ ईयर होंगे। तो वहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं? उनका जो स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ साथ इसमें ये कहा गया है कि 9th और 10th में यहाँ पर आपके 7 सब्जेक्ट होंगे। आपको यहाँ पर जो 9th to 10 आप देखेंगे उनको 3 लैंग्वेजेस, जो 3 इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको मतलब कि लर्न करना ये कंपलसरी कर दिया गया है। और 11th-12th में यहाँ पे 12 लैंग्वेजेस, मतलब सॉरी 12 नहीं, 2 लैंग्वेजेस को लेना, मतलब उनके लिए एक्वायर करना ये कंपलसरी कर दिया गया है। ऑप्शनल भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। पहले हमारे पास क्या था कि जैसे कि हम साइंस चूज करते हैं 11th में 12th में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता था। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटी कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटी के साथ ह्यूमैनिटी होगा, साइंस के साथ साइंस होगा। बट यहाँ पर अब क्या किया गया है? यहाँ पर हम अदर जो ऑप्शनल्स हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है नो एंड टू शॉर्टेज ऑफ टीबी ड्रग्स, स्टेट आस्क्ड टू बाय देम इन देयर ओन ऑफिशियल्स। यहाँ पर ये चेन्नई की आपकी तमिलनाडु की वो है न्यूज़ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है कि जो ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स हैं उसमें यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है, शॉर्टेज हो रही है। स्पेशली कौन कौन से? लिनेजोलिड एंड क्लोफेराजिमिन, यहाँ पे जो ड्रग है आपके टीबी जो आपका होता है ना, जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो ये लास्ट ईयर से आपका बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ है। और जो ये स्टेट्स हैं वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब आपका कोविड आया था तो उस टाइम पे यहाँ पे हम जो टीबी थे उसको डायग्नोस नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो पीछे छूट रहे थे। इसलिए जो नंबर था वो क्या हो गया था? धीरे धीरे डिक्रीज हो गया था कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं अब कम है। इसी के चलते जो सप्लाई थी गवर्नमेंट सेंटर से टीबी मतलब कि आपकी जो ड्रग्स की वो कम हो गई थी। बट अभी भी क्या हो रही है? जो सप्लाई है मार्केट में, मतलब हम देख रहे हैं ड्रग्स की वो कम हो रही है।
बट स्टिल स्टेट ने ये कहा है कि हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो शॉर्टेज होगी उसको हम नहीं देखेंगे और जो स्टेट है वो खुद ही अपने तरीके से क्या करेगा, जो ड्रग्स है उसको बाय करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। तो अब देखिए आर्टिकल्स और न्यूज़ तो हमारी यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था ये, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया। हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी में। तो द टाउन्स घंतसाला, कुदारू एंड चौल ये किस लिए फेमस थे? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर जो ये क्या थे, पोर्ट्स थे, जो भी आपका फॉरेन ट्रेड होता था उसको हैंडल करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, द वेल्थ ऑफ द रोमन एम्पायर रीच्ड इन इंडिया थ्रू द पोर्ट ऑफ कल्याण, चाउल, रोड एंड चेम्बे इन वेस्टर्न इंडिया। जो आपका वेस्टर्न इंडिया था, जैसे कि आप ऐसे बात करेंगे, ये यहाँ पर आपका वेस्टर्न इंडिया आ जाता है, ये वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पर जो आपका फॉरेन ट्रेड आता था गुप्ता डायनेस्टी में, तो ये क्या थे, आपके एक पोर्ट्स थे। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।